Chapter 6, Lines and Angles. तो अपार्ट फ्रॉम ऑल द थिंग्स की लीनियर पेयर का मतलब है एंगल्स ऑन अ लाइन, टू एंगल्स ऑन अ लाइन सम इज 180 डिग्री। और जो दूसरी चीज हमने सबसे इंपॉर्टेंट हमारी जो थ्योरम हमने की थी, दैट इज इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट, क्विक सी रिविजन दे देती हूँ। इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट देन द पेयर ऑफ वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ठीक है। तो कल शायद थोड़ा सा मैंने प्रूव तो ठीक करवाया था, पर टू प्रूव में मैंने आपको सम लिखवा दिया, विच वी रियलाइज लेटर जब हमने प्रूव कर लिया पूरा। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, एंड अगेन फिर से देख लो इसे हमने प्रूव कैसे करना है। टू प्रूव में एंगल एओडी इज इक्वल टू एंगल बीओसी, एंगल एओसी इज इक्वल टू एंगल बीओ। ठीक है। तो हमें इनको प्रूव करना है। मैंने आपको प्रूफ में कहा था व्हाट यू नीड टू टेक इज, दोबारा से लिखो, अगर मैं लिखवा रही हूँ आप भी दोबारा से लिख लो। ठीक है। एंड दैट इज हाउ यू रिमेम्बर। पांचू, पता नहीं। सो यहाँ से प्रूफ में मैंने आपको कहा था कि दोनों लाइंस पे एंगल लेने हैं। पहले ए बी लाइन ले ली, इस पे दो जो एंगल बनते हैं मैंने उनको ले लिया। सो आई टेक दीज टू एंगल्स, इनका सम एंगल एओडी प्लस एंगल बीओडी इज 180 डिग्री, और इसको हम लिखेंगे लीनियर पेयर। अब से छुट्टी मारनी बंद करो, क्योंकि अब जब सिलेबस आगे बढ़ रहा है तो इतनी प्यार से सिलेबस नहीं होगा जितने प्यार से हमने किया है। फिर ऐसे ही ए बी के साथ फिर सी डी पर दो एंगल्स लेंगे जिसमें एक एंगल दोनों में कॉमन हो। सो आई टेक बीओडी एंड बीओसी। एंगल बीओसी इज 180 डिग्री, सेम रीजन, लीनियर पेयर। देखो इसमें से चलते हैं। ठीक है। अब फ्रॉम 1 and 2, दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2। सो व्हेन आई टेक from 1 and 2, angle AOD plus angle BOD is equal to angle BOD plus angle BOC, ये कैंसिल हो गया। तो हमारा पहले वाला पार्ट प्रूव हो गया। समायरा राइट डाउन, लिखो। पहले वाला हमने प्रूव कर लिया। आपने बाद में लिखना है सिमिलरली, कि अगर ये दो एंगल्स इक्वल किए हैं आपने, सिमिलरली यू कैन गो फॉर दीज टू एंगल्स ऑल्सो। ऐसे ही सिमिलरली एंगल एओसी इज इक्वल टू एंगल बीओडी, हेंस ये आपने सेकेंड लाइन जरूर लिखनी है, सिमिलरली। बुक निकाल लो अपनी, बुक के क्वेश्चंस करने हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज आज आराम से हो जाएगी हमारी। चलो ओपन योर बुक, चैप्टर 9। हरसिमरत नहीं आई, और कौन नहीं, और नहीं आया, बस वो पांचवी। हरसिमरत क्यों नहीं आई यार? पता क्लासेस मिस करते हैं, उसके बाद फिर बैकअप्स होगा। एग्जाम्पल 1 करना है। इसके गिने चुने जितने बुक के क्वेश्चंस हैं और जो थोड़े बहुत एक्स्ट्रा मैं करवाऊंगी वही है। फिर उसके बाद एक्स्ट्रा में आपको करवाने हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स वाले क्वेश्चन। ठीक है। वो ट्राइंगल्स का भी पार्ट ले सकते हो, वो इसका भी ले सकते हो। सप्लीमेंट्री वाले एंगल्स भी मैं करवा दूंगी आपको, उनमें भी जितने क्वेश्चन आ सकते हैं डिफरेंट, और जितने भी डिफिकल्ट वाले। एग्जाम्पल नंबर 1 से हमने स्टार्ट करना है। और इस चैप्टर की खासियत यह है कि एज इट इज पेपर्स में क्वेश्चंस आ जाते हैं, जैसे लिखे हुए वैसे के वैसे ही सेम। एग्जाम्पल 2 दो तरह से करवाऊंगी। एग्जाम्पल 3 एज इट इज आ सकता है, देख लो पहले। एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल 3। पहले हमें ये करना है, दिस इज पेज नंबर 75, पेज 75, चैप्टर 6। एग्जाम्पल 1 एज इट इज होगा, हमारी बुक का है। गलत बात है, क्यों नहीं लेकर आया? एग्जाम्पल 2 इसकी दो फॉर्म्स है, एक सिंपल क्वेश्चन है, एक इसका कन्वर्स होगा। ठीक है। तो एग्जाम्पल 2 जब करवाऊंगी साथ ही इसका अदर वे राउंड भी करवा दूंगी। ठीक है। ऐसे ही एग्जाम्पल 3 सेम सेम एज इट इज आएगा। फिर आपके पास है क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 3 को इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, जिसे प्रूव करना होता है। क्वेश्चन 4 अगेन ये इजीली प्रूव हो जाएगा।
क्वेश्चन 5 के बारे में सोचोगे, मतलब दिस इज वन क्वेश्चन जो याद करके रट्टा मार के ही हमें लिखना है, ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट। और क्वेश्चन 6 भी पेपर में एज इट, मतलब मैंने डिफरेंट तरह के पेपर्स देखे हैं जितने भी स्कूल्स में हैं, कहीं ना कोई पेपर क्वेश्चन रिपीट हो जाता है, ठीक है। और ऐसे ही हमारी एक्सरसाइज होगी, इसमें जो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, जितने आपको मैं कहूंगी कि रट्टा मारना है, उनको बार बार लिख कर रट्टा ही मारना है आपने, और उसी फॉर्मेट में याद करना है, ठीक हो गया। मुश्किल नहीं है, बट थोड़े से क्वेश्चंस टिपिकल हो जाते हैं इसमें। अभी तो प्रूफ वाले एक एक्सरसाइज खत्म हो चुकी है हमें, वरना उसमें भी थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चंस थे जिसको रट्टा मारना होता था बार बार, ठीक है। तो जो भी क्वेश्चन इसमें आपको मैंने मार्क करवाया है ना, क्वेश्चन नंबर 5 स्पेसिफिकली, ये ऐसा क्वेश्चन है कि हर टेस्ट से पहले आपने एक बार इस क्वेश्चन को पढ़ना ही है। पेपर से पहले एक बार पढ़ोगे तभी पेपर तक याद रहेगा, उसके बाद फिर भूल जाओगे। समझ में आ गई बात? तो इसको करके पैनिक नहीं करना, डिफिकल्ट नहीं है ये, ऐसा है जो भूल जाता है, जिसे मौके पर बैठकर जैसे मतलब मैनिपुलेट करके हमें लिखना होता है आंसर, ठीक है। तो उसका स्टार्टिंग जैसे मैं थ्योरम का सिखाया वैसे ही इसका स्टार्टिंग सिखा दूंगी, उसके बाद हमें क्या करना है, जो प्रूफ में हमें एंगल्स दिए ना उसी के अकॉर्डिंगली भी आई विल राइट। सो विल स्टार्ट विद एग्जांपल 1, पेज 75, एग्जांपल 1। अब तक आपने दो ही थ्योरम्स की हैं, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, लीनियर पेयर, ठीक है, ये दो ही चीजें की हैं। कल आपका टेस्ट है चैप्टर पॉलिनोमियल्स का। मैंने आपको कहा था एक तो फैक्टर थ्योरम से जो फैक्टराइजेशन है, ठीक है, यूजिंग फैक्टर थ्योरम, हिट एंड ट्रायल वाला जो थे क्वेश्चंस, फिर रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम, ठीक है। डिग्री कोएफिशिएंट तो पूछ ही लेंगे आपसे, व्हाट इज द डिग्री, व्हाट इज द कोएफिशिएंट, राइट। देन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, देन स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म, इतने करके आओ। और अगर इसके साथ ठीक लगा मुझे तो मैं ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर वाले क्वेश्चंस भी दे दूंगी, अगर मुझे लगा इसमें पेपर नहीं फिट हो रहा। एक हम दे सकते हैं कि उसको सिर्फ एक्सपैंड करना है या एक्सपेंशन वाली चीज को फैक्टराइज करके लिखना है। तो इतने हमने बेसिक हमने कल याद करके आने हैं, कल टेस्ट होगा, टेस्ट के मार्क्स हर बार अब शेयर होंगे। सो मेक श्योर पढ़कर आ रहे हो आप चीजों को। थ्योरम नहीं है, लीनियर पेयर, एंगल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, हाँ वही, मतलब वही चीजें है ना, अगर हमें लाइन दी हुई है तो हमने थ्योरम में भी वही यूज किया है। तुम ना बैठकर देखते हो जब मैं लिखती हूँ, तो आप ये नहीं सकते कि हम टॉपिक्स को लिख लें फिर हम कहेंगे मैम ये था सिलेबस में, कल टेस्ट में आ गया, ये आपने दिया नहीं था। ये मैं कल भी बता चुकी हूँ आपको, बार बार कह रही हूँ कि पॉलिनोमियल्स का अगर मैं टेस्ट ले रही हूँ तो इन सब क्वेश्चंस का मुझे टेस्ट चाहिए कल। आई रियली वांट दीज टॉपिक्स टू बी कवर्ड बाय यू, वर्कशीट में से ये क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके आने हैं। एग्जाम्पल 1 इसके बाद स्टार्ट करेंगे। सो एग्जाम्पल 1 में हमारे पास है इन फिगर 6.9 लाइंस पी क्यू एंड आर एस। तो सबसे पहले जब भी हमें ज्योमेट्री का कोई भी क्वेश्चन करना है, चाहे बुक में फिगर दी हुई है चाहे पेपर में फिगर दी होगी, आपने पहले फिगर ड्रॉ करनी है, ड्रॉ द फिगर। सबसे पहले फिगर ड्रॉ करो, उसके बाद गिवन टू प्रूफ। तुम दोनों के पास बुक नहीं है? क्यों नहीं है? क्यों भूल जाते हैं हम? मैंने कल भी आपको कहा था बुक लेकर आनी है, तुम्हारे पास है? बैठ के शक्ल देख रहे हो, समझ नहीं आएगा, उसके बाद कहोगे समझ नहीं आया, फिर उसके बाद मतलब बैकलॉग में रखोगे। आप बुक्स क्यों नहीं लेकर आ रहे हो? मैथ्स की बुक्स क्या घर पे छुपाने के लिए है? उससे हाइड एंड सीक खेलते हैं कि आज फिर आज ढूंढ लेंगे, आज मतलब वो ट्रेजर हंट करनी है उसके साथ हमने, वो छुपा के रखी हुई है, घर जाकर ढूंढ कर देखेंगे। मैं बुक मंगवा रही हूँ, मैं काम करवा रही हूँ, बुक से नहीं करवा रही हूँ, आपने अपनी बुक्स लेके आनी है हर बार। दो बुक्स मैंने आपको कहा था, एग्जाम्पलर एंड दिस मेन बुक एनसीईआरटी, आपके पास होनी चाहिए। तो एग्जाम्पल 1 में सबसे पहले हमने फिगर ड्रॉ करनी है। कभी भी ज्योमेट्री का क्वेश्चन आएगा, चाहे फिगर कितनी भी आपको यूजलेस लगे, कोशिश करना आपने इसे ड्रॉ करना ही है। सो इन फिगर 6.9 लाइंस पी क्यू आर एस इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ, 2 मार्क्स का क्वेश्चन होगा तो गिवन टू प्रूफ तो लिखना ही है। 1 मार्क में हम स्किप कर देते हैं, बट स्टार्टिंग विद 2 मार्क्स गिवन। आपको जो भी कुछ नहीं समझ आता ना गिवन में, जो आपको ये क्वेश्चन में लिखा होता है ना एज इट इज, प्रूफ से पहले, क्वेश्चन से पहले वही लिख दो। लाइंस पी क्यू आर एस इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ, बस, ठीक है। तो लाइंस PQ and RS. So by the time you write, why we say write, क्योंकि ये हमने लिख दिया तो मुझे समझ में आनी शुरू शुरू हो जाती है फिगर। पहले फिगर ड्रॉ करोगे फिर समझ में आएगा कि लाइंस या PQ ड्रॉ की है, RS ड्रॉ की है, दे इंटरसेक्ट एट पॉइंट O। फिर मुझे दिया हुआ है एंगल POR, अपने फिगर में एंगल POR को लोकेट कर लो कि ये वाला एंगल है।
रेशियो एंगल आर ओ क्यू इज इक्वल टू 5:7। आर ओ क्यू कौन सा हुआ? ये वाला एंगल, इसके साथ वाला। तो मुझे दो एंगल्स दिए हुए हैं, उनकी रेशियो दे दी 5:7। अब जब भी रेशियो टू प्रूव है या टू फाइंड, फाइंड ऑल द एंगल्स, टू फाइंड ऑल एंगल्स, ठीक है, जितने भी इसमें एंगल्स है हमें निकालने हैं, कि सारे एंगल्स का मेजर निकालना है। तो चार एंगल्स है इसमें, मतलब आपको एंगल पीओआर भी निकालना है, आपको एंगल क्यूओआर निकालना है, आपको एंगल क्यूओएस निकालना है, आपको एंगल पीओएस निकालना है। ये चारों एंगल्स निकालने हैं। तो ये क्वेश्चन का थोड़ा सा हमें स्टार्टिंग लिखनी है, फिर इसके बाद होती है कंस्ट्रक्शन, कि हमने अपने क्वेश्चन में कुछ प्रूव करने के लिए कुछ लाइन को एक्सटेंड किया, कोई लाइन पैरेलल ड्रॉ की, कुछ इंटरसेक्टिंग लाइन ड्रॉ की, कोई ट्रायंगल कंप्लीट किया। अगर ऐसा कुछ है तो बिल्कुल ठीक है, नहीं है तो लीव इट। यहाँ पर ऑन द फेस ऑफ इट, क्योंकि मुझे एंगल्स की रेशियो दी हुई है, तो मैं वहां से स्टार्ट करूंगी। बनानी है। बिल्कुल बनानी है। फिगर बनाए बिना कोई क्वेश्चन अगर आएगा तो 0 मार्क्स मिलेंगे उसे। टीचर्स के पास डिस्क्रिप्शन है, विदाउट फिगर ज्योमेट्री के क्वेश्चन को 0 मार्क्स दे सकते हैं। समझ में आ गया? मैंने गिवन टू प्रूव इरेज कर दिया है, ठीक है। मुझे यहां पर दिया हुआ था, ये सोच करके आपने लिखा है। अगर लिख लिया है बिल्कुल सेम टू सेम, तो मैंने तभी उसे किया। और एक चीज और, जब भी आपकी जहां पे फिगर होती है ना, योर प्रूफ शुड नॉट बी ऑन द अदर पेज। आपने जो लिखा है ना, वो आपके फिगर के साथ होना चाहिए, ठीक है। मैंने फिगर ड्रॉ कर दी, मैं इसको छुपा दूं, मैं बोर्ड को साइड पे कर दूं, और फिर मैं आपको प्रूफ लिखवाऊं, आपको समझ में आएगा? ऐसे ही आपका फिगर जहां पर है, टीचर के लिए वो इनकंसिस्टेंट मत रखो कि वो ऐसे देख रही है फिर फिगर देख रही है फिर ऐसे देख रही है। वो चेक नहीं करने वाली टीचर, आपका बोर्ड्स में बिल्कुल चेक नहीं करेंगे ऐसे। या तो 0 मार्क्स दे देंगे, नंबर कटेंगे, चांस लो, पैसे मार्क्स बढ़वाओ, वो पैसे दो, फिल करो, बिकॉज सीबीएसई इज नॉट गोइंग टू रिटर्न द मनी। उनकी अपनी भी गलती हो फिर भी वो पैसे रिटर्न नहीं करेंगे आपको। दे आर चार्जिंग 500 पर पेपर, पहले तो पीडीएफ के लिए, व्यू करने के लिए, उसके बाद रिवैल्यूएशन के लिए दे आर अगेन चार्जिंग मनी। समझ में आ गया? तो हम ही इतना करें कि हमारा जहां क्वेश्चन है वही प्रूफ लिखा हो, या ऐसे बार बार करना हो ना, सच में कहती हूँ नंबर नहीं मिलने वाले। गलती होती है वो आधा नंबर, एक नंबर काट लेंगे, उसमें क्या झगड़ा कर लोगे आप? बात समझ में आई? राइट। देन अब हम क्या कर सकते हैं, देखो, अगर मुझे पता है कि ये एंगल पीओआर और एंगल क्यूआर दिए हुए हैं, तो इनके बारे में हम क्या बोल सकते हैं? लीनियर पेयर है। और जब रेशियो दी होती है तो हमें क्या करना होता है? 5:7 की रेशियो दी होती है, कभी भी दो नंबर्स की रेशियो दी होती है दो चीजों की, तो हम क्या करते हैं? क्या सिखाया हुआ है आपको? हम लोग हमेशा उनको सपोज करते हैं कि 5:7 की रेशियो है। तो जब भी हमें दो चीजों की रेशियो या तीन चीजों की रेशियो दी जाती है, हम एक्स की टर्म्स में उनको सपोज कर लेते हैं कि लेट पीओआर इज इक्वल टू 5x, लेट एंगल आरओक्यू इज इक्वल टू 7x। और हमें पता है अपने ज्योमेट्री के रूल से कि द सम इज 180 डिग्री, क्योंकि इनमें रिलेशन क्या है? लीनियर पेयर। वैल्यूज पुट कर दोगे, 5x प्लस 7x इज 180 डिग्री। x की वैल्यू कितनी आ रही है? कैसे? 12 से डिवाइड करो, 90 हो जाएगा। सो वी विल गेट x एज 15 डिग्रीज। अब 15 का मतलब है कि एंगल पीओआर की वैल्यू क्या होगी? 5 × 15 विच इज 75 डिग्री। सो एंगल पीओआर इज 5 × 15 75 डिग्रीज, बिकॉज हमने यहाँ पर डिग्रीज लिया, और एंगल्स के मेजर को अभी तक आपने डिग्रीज नहीं लिखा, तो दे आर नॉट रियल नंबर्स। एंगल्स का मेजर जो होता है वो डिग्रीज है। अगर लेंथ होती है तो यूनिट्स लिखते हैं, है ना। तो अभी तक आपने एंगल के मेजर को डिग्रीज में स्टडी किया है। हायर क्लासेस में जाओगे देन यू विल सी देयर आर अदर मेजर्स ऑफ द एंगल्स एज वेल, और भी वे से एंगल को मेजर करते हैं, पर अभी तक हमने डिग्रीज सीखा है ना। तो वही, तो 75 डिग्रीज आ गया। ऐसे ही एंगल आर ओ क्यू विल बी इक्वल टू 7 × 15, कितना होता है? 105 डिग्रीज। अब देखो दो तुम्हारे पास ये एंगल्स आ गए, अब तो कर सकते हो।
ये एंगल 75 डिग्री आ गया, ये एंगल 105, बाकी के दो एंगल्स भी निकालो, निकाल सकते हैं हम। क्या यूज करेंगे? वर्टिकली ऑपोजिट। आप लिख दोगे एंगल पीओएस इज इक्वल टू एंगल आरओक्यू इज इक्वल टू 105 बिकॉज दे आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। चांस मत लेना, टीचर्स अगर करेक्ट कर भी देती है ना तो बोर्ड्स के हिसाब से सोचो। एब्रिवेशंस लिखते हो, कुछ टीचर्स मेरे जैसे बैठी होंगी जिनको अच्छा नहीं लगता ये सब, ठीक है, और वहां पे पेपर चला गया वो आधा नंबर काट लेंगे कि बीओए क्यों लिखा हुआ है। दो वी ट्राई टू ओवरलुक, जो बोर्ड्स होते हैं वैसे होते हैं, वी ट्राई टू ओवरलुक कि बच्चा का पेपर ओवरऑल ठीक है, बट कुछ खड़ूस होते हैं टीचर्स, राइट, जो कह देते हैं, खड़ूस भी नहीं, क्योंकि अपने प्रिंसिपल्स है कि यू हैव नॉट रिटन योर एब्रिवेशंस, यू हैव रिटन इन एब्रिवेशन फॉर्म, देन आई विल नॉट गिव मार्क्स। ठीक है, तो उसके बाद हमारे पास आ गया नेक्स्ट एंगल एस ओ क्यू इज इक्वल टू एंगल आर ओ पी या पी ओ आर हमने पहले लिखा हुआ है तो वही सेम नेम दे दो, सेम रीजन है वर्टिकली, सो देयरफॉर एंगल आर ओ एस, नहीं एस ओ क्यू, सॉरी, एस ओ क्यू, एस ओ क्यू विल ऑल्सो बी इक्वल टू आर क्यू एस ओ पी है, एस ओ क्यू और आर ओ पी 75 डिग्री आ गया ना, ये एस ओ क्यू ही है, इट विल बी इक्वल टू 75 डिग्री। क्लियर हो गया? एग्जाम्पल 1 क्लियर है, इजी। इसके बाद आ जाओ एग्जाम्पल नंबर 3 पर, वो भी बहुत इजी है, ठीक है। एग्जाम्पल 2 इकट्ठा करवाऊंगी। कम टू एग्जाम्पल नंबर 3 नाउ विच से इन फिगर 6.11 ओपी ओक्यू ओ आर ओ एस आर 4 रेज। तो यहां से एक पॉइंट ओ लेकर, सो अगेन पहले फिगर ड्रॉ करनी है, उसके बाद इस क्वेश्चन को पढ़ना है। फिगर के बिना कभी भी क्वेश्चन आपका नहीं आना चाहिए, कुछ भी कोई टीचर कहे, अगर आप मेरे पास पढ़ रहे हो ना तो आपका मतलब है कि फिगर आपने ड्रॉ करनी है ज्योमेट्री में। कोई भी, मैंने टेस्ट लिया है ना, ये पेपर दिया है, कुछ भी है, एक आदत बना लो कि फिगर ड्रॉ करनी है। बिलीव मी, हम लोग तो सरफेस एरिया वॉल्यूम के क्वेश्चंस में भी फिगर ड्रॉ करके आते थे। अगर सिलेंडर दिया है, क्यूब दिया है, क्यूबॉइड दिया है, सो वी यूज्ड टू ड्रॉ ईच एंड एवरी फिगर, उसको भी हम बिना फिगर के क्वेश्चन सॉल्व नहीं करके आते थे। तो ज्योमेट्री में तो कंपलसरी है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे 4 रेज दी है, तो गिवन इसका लिखना है ना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ओपी ओ क्यू ओ आर एंड ओ एस आर 4 रेज। मतलब कोई भी स्ट्रेट लाइन नहीं बन रही, सब रेज दी हुई है, एक पॉइंट से स्टार्ट हो। टू प्रूफ, तो जो प्रूफ में लिखा हुआ है वही हम लिख देंगे कि एंगल पीओ क्यू प्लस एंगल क्यू ओ आर प्लस एंगल एस ओ आर प्लस एंगल पीओएस इज इक्वल टू 360 डिग्रीज। ठीक है ना, ये प्रूव करना है। अच्छा, हमने दो ही चीजें की है, एंगल्स ऑन द लाइन लीनियर पेयर किया है, एंगल्स ऑन द स्ट्रेट लाइन या वर्टिकली। वो होता है जब लाइन कंप्लीट हुई हो। मैंने आपको कल भी कहा था कि इन केस ऑफ वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स डोंट बी मिसलेड कि ये तो स्ट्रेट लाइन बन गई, कि यहाँ पे मैं को पीओ क्यू और आरओएस तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स है भाई। ठीक है, जस्ट बिकॉज दे शेयर अ कॉमन वर्टेक्स विल नॉट मेक देम वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। कहा था ना कल ये चीज। तो इन्हीं चीजों में गलती कर लेते कि ये तो वर्टिकली ऑपोजिट है, कुछ भी करके प्रूव कराओगे। दो आई थिंक दीज क्वेश्चंस आर प्रिटी इजी, इतना भी मुश्किल नहीं है इन क्वेश्चंस में। तो यहां पर ना एक लाइन बनानी है हमें, तो किसी भी एक रे की एक प्रॉपर लाइन बना लो। ठीक है, और मैंने आपको कहा था कि रे का अगर पॉइंट है तो उसको दूसरी तरफ से भी एक्सटेंड करके हम लाइन बना सकते हैं, राइट। सो हम लिखेंगे प्रोड्यूस रे ओ क्यू बैकवर्ड्स टू पॉइंट एक्स ले लो। ठीक है, तो यहां पर कंस्ट्रक्शन में हमने इसे बैकवर्ड्स लेकर यहां पॉइंट एक्स ले लिया, और क्योंकि ये कंस्ट्रक्शन है तो हमेशा उसे डॉटेड में शो करना है। ठीक हो गया, हमेशा डॉटेड में शो करना है वो लास्ट में है बीडी। पॉइंट एक्स। पी क्यू आर एस था, पॉइंट ए भी ले सकते हो, पॉइंट बी ले सकते हो, एनी अदर थिंग, एनी अदर लेटर अपार्ट फ्रॉम पी क्यू आर एस। ठीक है, ओ पी क्यू आर एस के अलावा कुछ भी ले लो, एक्स ले लिया। अब एक स्ट्रेट लाइन बन गई, एंगल्स ऑन स्ट्रेट लाइन हम लोग कर लेंगे। यहां तो लीनियर पेयर बन रहा है,
ठीक है, एक यहां ऊपर से देख रहे हो, एक नीचे से दिख रहा है सबको ये। इफ आई एम लुकिंग हियर एंड देन आई एम लुकिंग हियर, ठीक है। सो प्रूफ में हम लोग क्या लिखेंगे, एंगल पी ओ क्यू प्लस एंगल पी ओ एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। दिस इज लीनियर पेयर नंबर वन। ऐसे नीचे के तीन एंगल्स देख लो, ये और ये, ठीक है। सो वी विल राइट एंगल आर ओ क्यू प्लस एंगल एस ओ आर प्लस एंगल एस ओ एक्स इज इक्वल टू 180। अब लीनियर पेयर की जगह आई विल राइट एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन। पेयर का मतलब दो एंगल्स। मैं पहले लीनियर पेयर ही लिखती थी, बट देन somebody pointed कि नहीं मैम, बिकॉज पेयर इज टू, सो राइट एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन, इट शुड बी रिटन आइडली। तो ठीक है, लीनियर पेयर भी लिखते हो तो आगे ऐसे कोई गलत नहीं करता है। क्लियर हो गया? सो दिस इज इक्वेशन टू। अब हमें क्या करना चाहिए, एड इक्वेशन वन एंड टू, ठीक है। एड वन एंड टू, तो आप लिखोगे एंगल पीओ क्यू प्लस एंगल पीओ एक्स प्लस एंगल आर ओ क्यू प्लस एंगल एस ओ आर प्लस एस ओ एक्स। राइट हैंड साइड ऐड होगी, 180 180 क्या बन जाएगा, 360 डिग्रीज। अब अपने प्रूफ के साथ इसे मैच करो। पीओ क्यू चाहिए था, पीओ क्यू है। क्यू आर चाहिए था, क्यू आर लिखा है, तो इसको आर ओ क्यू लिखा है ना, तो इसको नेक्स्ट लाइन में हम क्यू आर कर देंगे, ठीक है। एसओ आर चाहिए था, एसओ आर भी लिखा हुआ है। चाहिए था पीओएस, पीओएस तो अपने पास नहीं आया मेरे पास, इनफैक्ट उसके लगा क्या आ गया, एस पीओ एक्स, ये वाला आ गया, ये पी था ना पॉइंट, ये वाला एंगल आ गया, और एक आ गया एसओ एक्स, ये वाला एंगल आ गया। तो इन दोनों को मिलाकर क्या बन जाता है, पीओ एक्स, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, ठीक है। सुनाओ, देखो अगर मैं फिगर को हल्का सा भी उड़ा देती हूँ तो आप क्या लिखोगे इसको, पीओ क्यू प्लस एंगल क्यू आर लिखना था प्लस एंगल एसओ आर। अब इन दोनों को मैंने इकट्ठा कर लिया, पीओ एक्स प्लस एंगल एसओ एक्स इज इक्वल टू 360 डिग्रीज। नेक्स्ट लाइन में आई विल राइट जो हमारा प्रूफ मुझे चाहिए था, क्यू आर चाहिए, एसओ आर चाहिए, और इसके साथ मिल जाएगा एंगल पीओएस इज इक्वल टू 360 डिग्रीज, हैंस प्रूफ। बताओ मुश्किल है कोई इसमें अब तक, रट्टा मारने वाली बात भी नहीं है, देखोगे तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। हाँ बोलो। जैसे यहाँ पे एंगल क्यू आ रहा है, अगर उसको आर पता क्या है, मैं इसलिए बोलती हूँ, कहीं ना कहीं किसी बच्चे ने पॉइंट आउट किया होता कि नहीं मैम स्कूल में टीचर ने कहा है, ठीक है। कुछ टीचर्स होते हैं फिर कि नहीं उसने प्रूफ में आपने पी क्यू आर, मतलब देयर आर टीचर्स जो कट मार्क्स कट कर देते हैं, बाद में आप उनके पास रिवैल्यूएशन करते हो, देयर गिव यू स्टूपिड रीजंस लाइक दिस। एक्चुअली कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, बस लिखा आपके क्वेश्चन में क्यू आ रहा है तो आप भी वही लिख दो, ठीक है। जस्ट अ सजेशन, इवन इफ योर टीचर्स, नाइन्थ क्लास है ना तो टीचर्स हो जाती हैं फिर कि बोर्ड्स में पेपर्स चेक होंगे, बोर्ड्स में सच में कहते हैं कोई इतना नहीं सोचता, क्योंकि बाद में रिवैल्यूएशन के लिए पेपर अगर चला गया एंड दे गेट कॉल्ड फॉर कटिंग मार्क्स, तो सच तो मे बी देयर इज एन इशू हो सकता है टीचर्स के साथ, बट आई थिंक ये सब होता है, ठीक है। तो ये इतना नहीं होगा, हाँ नाइन्थ में थोड़ी सी टीचर्स पे निकी हो जाती है, राइट। क्लियर हो गया? एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर वन, पहले सारे इजी वाले क्वेश्चंस जो बिल्कुल आराम से प्रूफ होने वाले क्वेश्चंस हैं, जिनमें सिर्फ फाइंड करना है, वैल्यूज निकालने हैं, वो करवा रही हूँ। क्वेश्चन नंबर वन पे आ जाओ, देखो कितना आसान है, ठीक है। क्वेश्चन वन, एक्सरसाइज 6.1, पहले तो फिगर ड्रॉ कर लो। तो फिगर ड्रॉ करते हुए मुझे एक स्ट्रेट लाइन दिख रही है, फिर ऐसे एक सीधी लाइन दिख रही है, और यहां से OE। And I explained it yesterday also that there is no need for you to draw figure with pencil and scale if you dislike it so much. आपको लगता है टाइम वेस्टेज है, आप उसको स्ट्रेट लाइंस जैसे अभी पेन से ड्रॉ कर रहे हो ना, वैसे ही क्लियर पिक्चर, ये नहीं कि बहुत छोटी सी पिक्चर बना दो या उसमें स्मजिंग बहुत ज्यादा कर दो पेन के साथ, ऐसा मत करना। इफ यू ड्रॉ इट क्लियर विद अ पेन, जैसे मैंने ड्रॉ किया वैसे कर सकते हो फ्री हैंड, बट हाँ लाइन टेढ़ी ना हो, ये ना हो कर्वी लाइन, वो जाके रास्ते बन रहे हैं हमारे, ठीक है।
मतलब स्ट्रेट लाइन शुड लुक लाइक दिस, ये स्ट्रेट लाइन एक्सेप्टेबल है। अब इसको ज्यादा टिल्ट कर दोगे, ज्यादा कर्वी में लेकर जाओगे कि मैंने तो ऐसे बना दिया, तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होती। ठीक है, उसमें टीचर्स ऑब्जेक्ट, अदरवाइज ऐसे अगर हमने अप्रोक्सीमेटली स्ट्रेट बनाया हुआ है इट्स फाइन। अब आ जाओ गिवन लिखते हैं। सो गिवन में देखो उसने क्या लिखा है, लाइंस ए बी सी डी इंटरसेक्ट एट ओ। कुछ नहीं समझ में आता ना, तो जो गिवन लिखा हुआ है ना क्वेश्चन को चिपकाया, एंड बोर्ड्स में दे से कि उसका एक या आधा नंबर मिल जाता है। आपकी स्कूल की टीचर्स कभी मार्क्स नहीं देंगी। ठीक है, बोर्ड्स में दे से गिवन टू प्रूफ फिगर आप ड्रॉ करके आते हो तो मे बी दे गिव यू हाफ अ मार्क। समझ में आ गया? राइट। या उनको आपको एक डिसेंट परसेंटेज में लेके आना है कि +80 मार्क्स करने हैं आपके या +85 करने हैं, सो दे कंसिडर कि चलो हाफ मार्क यहाँ दे दो, हाफ मार्क यहाँ दे दो, कि 89 का बच्चा 90 में पहुंच जाएगा। बात समझ में आई? चलो, गिवन आएंगे लाइंस ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ, और मुझे दिया हुआ है एंगल एओसी प्लस एंगल बीओई इज इक्वल टू 70 डिग्रीज। ठीक है, तो यहां से मैं देख भी लेती हूँ कि मुझे इस एंगल के बारे में कहा गया है, बीओई इस एंगल के बारे में कहा। सर क्वेश्चन जरूरी है इसकी इधर जरूरी है तो प्रूफ के अलावा हर क्वेश्चन में इतना जरूरी है। प्रूफ के अलावा मतलब? मतलब जो थ्योरम को तो हमें जो काम करना हाँ, है। इसमें भी लिखना जरूरी है, 2 मार्क्स में ना लिख लो। बाकी ना टीचर टू टीचर और स्कूल टू स्कूल फर्क हो जाता है। मैंने आज तक नहीं देखा कि लिखा ना हो और मार्क्स ना मिले, मतलब मार्क्स ना कटे, वो कहेंगे गिवन टू प्रूव नहीं लिखा, स्पेशली जब राइवल टीचर्स होती हैं। आई डोंट नो, है ना। आई हैव पर्सनली फेल्ट दिस, मैंने भी एक्सपीरियंस किया हुआ है कि राइवल है तो उसके आप जो कुछ भी बोल लो, अगर राइवलरी है और कहेंगे मेरे क्लास का नंबर काटे, तो आपके भी किसी ना किसी एक्सक्यूज में नंबर काट लेंगे। ठीक है ना, उसमें आप कहते हो कि पता क्या होता है, फर्क कुछ नहीं पड़ने वाला, मुझे पता है वो आधा नंबर लेकर क्या हो जाएगा। फर्क ये होता है कि पेरेंट्स के दिमाग में 72.5 है या 73 है ना, अगर वो 75 बन जाते हैं तो अच्छा लगता है। अगर वो 68 है एंड इट बिकम 72, इन सब चीजों के अलावा, तो वो चीज अच्छी लगती है कि नहीं 70s में मार्क्स आ गए आउट ऑफ 80, इतना सा है। वही 65 होंगे, वही 70 आ जाएगा। राइट, इतना ही फर्क पड़ेगा। नाइन्थ में, टेंथ में हाँ बहुत फर्क पड़ता है, टेंथ में तो 98 99 100 बहुत ही ज्यादा वो चीजें आ जाती हैं। ठीक है, तो ये निकालना है। अब देखो आपको फिर से वही लीनियर पे यूज करना है। 2 एंगल्स दिए हुए हैं, क्या करेंगे आप? ये वो हाँ बिल्कुल, सीओई निकाल सकते हैं। सीओ निकलेगा ए सी सी। चलो जो भी है स्टार्ट करो, सॉल्यूशन लिखते हैं ना, प्रूफ तो कुछ नहीं है। तो सबसे पहले तो मैंने ए बी लाइन पर लिखा एंगल एओसी, जो भी समझ में आता है ना। प्रूफ में इनफैक्ट इन सब क्वेश्चंस में यही करना होता है। एंगल बीओई लिया, दिस इज 180 डिग्री, एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन। एओसी और बीओई का सम आपको 70 डिग्री दिया हुआ है, तो एंगल सीओई कितना आ जाएगा? 110 आ गया, ये मान लो ये 110 आ गया। अच्छा, हमने लीनियर पेयर किया हुआ है और एक थ्योरम की हुई है, उसको भी यही अप्लाई करोगे? कोई और एक थ्योरम किया है ना हमने? हाँ, तो देखो कोई वर्टिकली ऑपोजिट का पेयर बन रहा है? कौन सा बन रहा है वर्टिकली ऑपोजिट? मैंने कहा था ना एक वर्टेक्स, कौन सा? बिल्कुल ठीक है। तो अगर मैंने एंगल एओसी को एक्स ले लिया, सो मेरा एंगल बीओडी भी एक्स है, बिकॉज दे आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ठीक है, ये भी एक्स है और ये भी एक्स है। क्लियर हो गया? अब सी डी एक स्ट्रेट लाइन है,
क्या हो रहा है जी? रुको। ठीक है, सो एंगल बीओडी हमें कितना दिया हुआ है? 40 डिग्रीज। ठीक है, तो इसमें दिस एंगल इज गिवन एज 40 डिग्रीज। सो मेरे पास एंगल एओसी भी कितना हो जाएगा? therefore is equal है because of vertically opposite angles. So therefore angle AOC is equal to 40 degrees. ठीक है, BOE निकालना है ना? हाँ, तो BOE निकल जाएगा। आपको दिया हुआ है AOC प्लस BOE किसके इक्वल है? 70, जिसमें AOC है 40 के इक्वल। सो therefore I will get angle AOC प्लस एंगल BOE 70। 40 पुट करने के बाद मेरे पास आ जाएगा एंगल BOE एज 70 डिग्री। 70 माइनस 40 विच इज 30। तो पहली चीज तो मेरे पास आ गई, एंगल BOE इज 30 डिग्रीज। दूसरा निकालना है रिफ्लेक्स एंगल COE। तो हमने पहले ही COE निकाल लिया 110। So reflex angle COE will be 360 minus angle COE. 360 minus 110, which is equal to 250 degrees. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाओ, ये भी बहुत इजी है। क्वेश्चन 4, 3 और 4 भी इजीली हो जाएंगे, क्वेश्चन 6 भी। फिर तो पैरेलल लाइंस हैं, पैरेलल लाइंस में कोई थ्योरम नहीं है, बट एग्जांपल 5 है जो थोड़ा सा अच्छे से करने वाला है। नेक्स्ट इसके सारे प्रूफ वाला क्वेश्चन, ये सारे फॉर्म वो ही है, कैलकुलेशन बेस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 करें हम? सबने लिख लिया ये? चलो क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। विच सेज इन द फिगर लाइन एक्स वाई, ये दिया हुआ है एक्स और ये दिया हुआ है वाई, एंड एम एन इंटरसेक्ट। दे इंटरसेक्ट, और इंटरसेक्ट कर रही हैं एट पॉइंट ओ। इफ एंगल पी ओ वाई, तो यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हुआ है P, और इस एंगल को दिया हुआ है एज 90 डिग्रीज। एंड A और B, तो इस एंगल को A लिखा हुआ है, इस एंगल को P लिखा हुआ है, और इस एंगल को, इस कंप्लीट एंगल को C लिखा हुआ है। लाइंस एक्स वाई एंड MN intersect at point O. OP is perpendicular to XY, या एंगल POY मुझे दिया हुआ है 90 डिग्री, और ABC मेंशन किए हुए हैं, और A:B की रेशियो दी हुई है 2:3। टू फाइंड वैल्यू ऑफ C। सॉल्यूशन, अच्छा जब भी A और B की रेशियो दी हुई है तो क्या कर सकते हो? लेट A इज इक्वल टू, A और B रेशियो दी हुई है तो क्या कर सकते हैं? X हाँ, कैसे लेंगे? लेट A इज इक्वल टू 2x, B इक्वल्स टू 3x। अच्छा, A और B के बारे में पता है हमें कुछ? A और B इकट्ठे मिलकर क्या बन रहे हैं, कुछ लग रहा है आपको? 90 डिग्री लग रहा है एंगल, ये परपेंडिकुलर के साथ वाला है ना, देखो ये परपेंडिकुलर है इसके साथ ये, तो A और B का मेजर जो है, तो इसके हम लिख लेंगे कि वी नो एंगल POY प्लस एंगल POX इज इक्वल टू 180 लीनियर पेयर। तो POY तो आपको दिया हुआ है 90 डिग्री, POX आप A लिख लो और B लिख लो इक्वल्स टू 180, और फिर इसकी वैल्यूज पुट करो। ठीक है, ज्यादा कम लंबा काम लिखना ही नहीं होगा, एक ही इक्वेशन में हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी।
सो 5x इज इक्वल टू 90। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 18 डिग्रीज। सो जिससे a की वैल्यू हो जाएगी 2 इंटू 18, b की वैल्यू हो जाएगी 3 इंटू 18, विच इज 54 डिग्रीज। अच्छा, इन ए और बी के बारे में आप क्या बता सकते हो? व्हाट टाइप ऑफ एंगल्स आर ए एंड बी? इनको क्या बोलेंगे? दे आर, क्या वर्ड सीखा था हमने कल? देख लो, लिखा होगा कहीं ना कहीं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। दे आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ए और बी के बारे में, बिकॉज द सम इज 90 डिग्री, दे आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। व्हाट टाइप ऑफ एंगल्स आर दीज? दे आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है। अब हमने बी तो निकाल लिया, सी निकालने के लिए हम क्या करेंगे? ये एंगल सी निकालना है। बी की वैल्यू भी आ गई, ए की वैल्यू भी आ गई। अब आपको एम एन स्ट्रेट लाइन दिख रही है ना? इस पे ये दो बी और सी एंगल्स बन रहे हैं। ठीक है। तो आप अगर अपने आप को स्पेसिफाई करना चाहते हो तो आप लिख लो कि सिंस एम एन इज अ स्ट्रेट लाइन, सिर्फ अपने आप को स्पेसिफाई करने के लिए, ये ऑप्शनल है लिखना। तो मैं लिख रही हूं एंगल एम ओ एक्स प्लस एंगल एन ओ एक्स इज इक्वल टू 180 बिकॉज ऑफ लीनियर पेयर। ठीक है। एमओ एक्स को लिख लोगे बी, और यहां लिख लोगे सी इज 180। बी हमने लिखा है 54 डिग्री प्लस सी इज 180। सी की वैल्यू 180 माइनस 54 विच इज 126 डिग्रीज। ठीक है। कुछ प्रूफ नहीं है इसमें, सिर्फ कैलकुलेशंस है। एंड आई कंसिडर कैलकुलेशन वाले क्वेश्चंस जिसमें कंस्ट्रक्शन वगैरह कुछ भी ना हो ना, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं वो क्वेश्चंस। ठीक है। अब ऐसे क्वेश्चन नंबर 3 है, उतना ही आसान है हमारे लिए। क्वेश्चन 3 स्टार्ट करें बच्चों। मैंने कहा था कल अगर हम टेस्ट लेते हैं उसके बाद थर्सडे को फर्स्ट एक्सरसाइज और सेकंड थोड़ी बहुत स्टार्ट हो जाएगी। फर्स्ट एक्सरसाइज आराम से हो जाएगी हमारी। लाइंस एंड एंगल्स को हार्डली हफ्ता की लगता है, हफ्ता भी ये 5-6 दिन बस। थोड़े बहुत एक्स्ट्रा क्वेश्चंस और ये सब। ए बी और सी लीनियर पेयर है ना। बी और सी है। ठीक है। आप ऐसे भी कर सकते थे कि ए प्लस 90 इज इक्वल टू एंगल सी। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स भी हो जाते हैं, तो वो देखने वाली बात होती है। तभी मैंने कहा था कंफ्यूजिंग होता है कि ये एंगल हमने अगर लिया तो इसी को पीछे एक्सटेंड किया, इसकी रेस को, और मेरे पास सी बन गया। ठीक है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 3 नाउ। देखो कितनी अच्छी सी फिगर दी हुई है, एक ट्राइंगल बनाया हुआ है ऐसे एक स्ट्रेट लाइन पर, एक ट्राइंगल सा बनाकर, और यहाँ आ गया एस, और यहाँ आ गया टी। गिवन में देखो सिर्फ इतनी सी लाइन लिखी हुई है, एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू। ठीक है, ये गिवन है। टू प्रूव में कहा है एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू एंगल पी आर टी। कोई कंस्ट्रक्शन नहीं, डायरेक्ट प्रूफ हो सकता है। दो ही चीजें पड़ी हैं, क्या? एडजेसेंट। और दो ही चीजें पड़ी हैं एंगल को लेकर, लीनियर पेयर एंड वर्टिकली ऑपोजिट। क्या यहाँ पे वर्टिकली ऑपोजिट कुछ बन रहा है? कंस्ट्रक्शन करेंगे तो बनेगा, है ना? एज इट इज नहीं बन रहा। कोई लीनियर पेयर दिख रहे हैं हमें? नहीं। कोई एक लाइन, एक स्ट्रेट लाइन ऑन अ रे ऑन अ लाइन। सो इफ आई से QP स्टैंड्स ऑन ST, जो ये रे है, ये वाली लाइन QP स्टैंड्स ऑन ST, तो इन दोनों एंगल्स के बारे में मैं कह सकती हूँ दे आर लीनियर पेयर। ठीक है। सो कैन आई राइट, इफ यू थिंक यू कैन राइट सिंस PQ स्टैंड्स ऑन लाइन ST, therefore can I say एंगल SQP की जगह ना मैं PSQS से लिख लेती हूँ, क्योंकि वही चाहिए हमें। PQS
plus angle PQR is equal to 180 because of linear pair. ठीक है। सिमिलरली अब अगर एक चीज समझ आ गई है तो दूसरा वाला पेयर कौन सा लोगे? PR प्लस, बोलो सारे, अब दूसरा कौन सा लोगे पीआरटी के साथ? लीनियर पेयर ही बनाना है, सिमिलरली लिखा है। एक लीनियर पेयर आपने यहां बना दिया, तो अगर आप ये वाला एंगल देख रहे हो तो इसके साथ कौन सा एंगल होगा लीनियर पेयर में? पी आर क्यू। ठीक है। तो सिमिलरली पी आर टी प्लस एंगल पी आर क्यू इज 180। ठीक है। ये 1 और ये 2, फ्रॉम 1 एंड 2 एंगल पी क्यू एस प्लस एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल पी आर टी प्लस एंगल पी आर क्यू, है ना। 1 और 2 में दोनों 180 के इक्वल है, तो दोनों को हमने इक्वेट कर दिया। अब क्या कर सकते हैं? पी क्यू एस और पी आर टी इक्वल गिवन है। ठीक है। ये वाला एंगल पी क्यू एस और पी आर टी इक्वल है, तो आप यहां पे लिख सकते हो सिंस पी क्यू एस इज इक्वल टू एंगल पी आर टी, तो ये आपकी चीज दोनों कैंसिल हो जाएगी। मतलब जो नंबर यहां पर है, मान लो यहाँ पे 5 लिखा हो, यहाँ भी 5 है, यहाँ 55 लिखा हो, यहाँ भी 55 है, दो सेम नंबर्स हैं और आइदर साइड ऑफ द इक्वेशन कैंसिल हो जाएंगे। दो एंगल्स के इक्वल होने का मतलब क्या है? मैम करते हैं वन PQR PR वो मुझे अच्छा हाँ, सॉरी, मैंने उसमें लिख दिया, जो प्रूव करना था उसको लिख दिया, मैंने गिवन नहीं देखा। ठीक है। दो एंगल्स के इक्वल होने का मतलब क्या होता है बताओ? क्यू इक्वल है। इक्वल का मतलब क्या है? न्यूमेरिक वैल्यू सेम है। अगर मैं दो लाइंस को इक्वल, लाइन सेगमेंट्स को इक्वल कह रही हूँ, तो इसका मतलब क्या है कि जितनी लेंथ मैंने ड्रॉ किया उतनी लेंथ, उनकी लेंथ इक्वल है। तो दो एंगल्स मतलब उनके डिग्री मेजर इक्वल है। अगर एक में 60 डिग्रीज है तो दूसरे के भी 60 डिग्रीज है, एक में 70 है तो दूसरे के भी 70 है। दिस इज व्हाट इज मेंट बाय इक्वल एंगल्स। समझ में आ गया? तो ये दो एंगल्स इक्वल है मतलब इनके नंबर सेम है, तो हम पी क्यू आर और पी आर क्यू को कैंसिल कर देंगे। ठीक है। और इससे मेरे पास क्या आ गया? एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू एंगल पी आर टी। हेंस इजी प्रूफ है ये। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाओ, बड़े आराम मैम से। हाँ जी बेटा, मैम 5 बज के लीव कर दूं? कर दो। बाय मैम। ओके बेटा। क्वेश्चन नंबर 4। क्लियर हो गया बच्चे? चलो क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाओ। Question 4 says in figure 6.16 x plus y is equal to w plus z. Then prove that AOB is a straight line. तो कुछ इस तरह से लाइन ड्रॉ की हुई है, और एंगल्स को नेम भी किया हुआ है। यहाँ पर ये देखो लिखा है x, ये लिखा है y, और ये लिखा है z, और ये लिखा है w। कुछ नहीं और दिया हुआ, गिवन लिखा हुआ है कि x प्लस y इज इक्वल टू w प्लस z। टू प्रूव AOB इज अ स्ट्रेट लाइन,
अच्छा, स्ट्रेट लाइन प्रूव करने का मतलब क्या है? तो वही तो हमारी इंग्लिश लैंग्वेज होगी कि वो स्ट्रेट लाइन है। मैथ्स में हम क्या प्रूव करेंगे कि मान लेंगे कि वो मैथमेटिकली कि वो स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन होने का मतलब क्या है एंगल्स की टर्म में? जो उन पर एंगल बन रहा है 180 डिग्री का है। तो कहना है से एंगल ए ओ बी 180 डिग्री है, मतलब मुझे ये प्रूव करना है। बात समझ में आई? मैं बोल तो दूंगी स्ट्रेट लाइन है, उसका मतलब क्या है, प्रूव क्या करना है। बात समझ में आई? जब भी ज्योमेट्री में ना आपको कभी कंफ्यूजन आती है कि करना क्या है, तो प्रूफ देखो कि मुझे इसे इक्वल प्रूफ करना है। अगर स्ट्रेट लाइन प्रूव करनी है ना, आई एम टॉकिंग अबाउट एंगल्स, सो दैट मींस आई हैव टू प्रूव दैट उन पे जो एक एंगल बना हुआ है किसी भी एक पॉइंट पर, दैट इज 180 डिग्री। ठीक होगी बात? ये ए ओ बी लिखा है, तो ए ओ बी जो है दैट इज अ स्ट्रेट लाइन, राइट? दैट मींस एंगल ए ओ बी इज 180। अब आ जाओ प्रूफ पर। अच्छा, कल सारे तरह के एंगल्स किए थे। एंगल्स अराउंड द पॉइंट क्या बन जाते हैं? कंप्लीट एंगल। इन चार एंगल्स के बारे में कुछ बता सकते हो? चारों का सम कितना हो जाएगा? बिकॉज ये सर्कल बना दिया उन्होंने घूमकर, एक पॉइंट के अराउंड एंगल्स बने हैं। इस पॉइंट ओ के अराउंड एंगल्स बने हैं, so that means the sum of all these four angles will be 360. So can I write x plus y plus w plus z is 360 degrees? ब्रैकेट्स में लिख दो कंप्लीट एंगल। अब तक जितने भी प्रूफ लिखे हैं, चाहे पहली बार कर रहे हो, क्या इसमें लगा कुछ कि नहीं आता या कुछ डिफिकल्ट है कि दो बार नहीं पढ़ेंगे, चार बार फिर भी भूल जाएंगे, समझ नहीं आ रहा? अगर आप तीन चार बार इसको रिवाइज करोगे तो आपको ये प्रूफ सारे याद हो जाएंगे। जो आपको मैंने कहा है, जो क्वेश्चंस अब तक नहीं करवाए, वो दो दो बार देखने वाले क्वेश्चंस हैं, या हर टेस्ट से पहले या हर एग्जाम से पहले। बात समझ में आई? मतलब क्लास में मैंने कहा चैप्टर 6 का टेस्ट है, सो विल स्पेसिफिकली लुक फॉर दोज एग्जाम्पल 2 कि उनको दोबारा रिवाइज कर लें। क्वेश्चन नंबर 5 उसको दोबारा से देख लें। बात समझ में आ गई? अब आपको गिवन क्या है? x प्लस वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड। या एक्स प्लस वाई भी दिया हुआ है, डब्ल्यू प्लस जेड भी दिया हुआ है, तो एक को दूसरे से रिप्लेस कर लेते हैं। सो कैन आई राइट लाइक दिस, x प्लस वाई इज इक्वल टू 360 डिग्रीज। इस पूरे ग्रुप को w प्लस जेड को मैंने x प्लस वाई से रिप्लेस कर दिया क्योंकि वो इक्वल है ना? एक बैलेंस पड़ा हुआ है, एक में x प्लस वाई रखे हैं, एक में स्केल बैलेंसिंग स्केल है w प्लस जेड है। आपको क्या चूज करो, किसी को भी चूज कर लोगे, दैट मीन्स दे आर रिप्लेसेबल, राइट? तो ये आ गया 2 टाइम्स x प्लस वाई इज इक्वल टू 360 डिग्री, या x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ गई? 180। और अगर x प्लस वाई को आप गिनते हो इकट्ठा तो क्या बन जाता है? और एंगल AOB इज 180, therefore AOB is a straight line. इजी। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाओ। चलो क्वेश्चन नंबर 6, शायद यही क्वेश्चन हो पूरा हमारी इस क्लास में। ये भी इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसमें फिगर नहीं दी हुई, इस क्वेश्चन में फिगर नहीं दी हुई है, ठीक है? तो इस पे तो फिगर बनानी और भी जरूरी है क्योंकि इसमें हमने अपने सोच से जो गिवन है उसमें लिखा हुआ बनाना है। दैट इज फॉर क्वेश्चन 5 बेटा, ठीक है? क्वेश्चन 6 में फिगर नहीं दी हुई। इट इज गिवन दैट एक एंगल है एक्स वाई जेड, वो 64 है। इसको बनाना है, कैसे बनाओगे? एक एंगल एक्स वाई जेड 64 डिग्रीज दिया हुआ है, अपनी इमेजिनेशन से कोई भी एंगल बना लो। अब एक क्यूटी बनाओगे उसको क्योंकि 64 दिया है, सो आई विल ड्रॉ इट लाइक दिस, ठीक है? ये एंगल एक्स रखा, यहाँ पर वाई रखा वर्टेक्स, और ये जेड लिखा, ऐसे लिखेंगे। और आई कैन से एक्स वाई जेड ऐसे लिख लो, यहाँ एक्स लिख लो, यहाँ वाई, यहाँ पे जेड, दैट इज योर विश, बट मैंने ऐसे लिख दिया, ठीक है?
इधर 6 को तो बड़ी इधर 64, सॉरी, ऑब्वियसली 64 क्योंकि वही दिया होगा। ठीक है, एक्स वाई इज प्रोड्यूस टू पॉइंट पी। ठीक है, एक्स वाई को प्रोड्यूस किया है टू पॉइंट पी, मतलब हमने यहां से एक्सटेंड किया है, यहां एक्सटेंड होगा तो एक्स ही बढ़ता जाएगा आगे। अगर इस तरफ से एक्सटेंड करोगे ना तो यहां से एक्स ही आगे आगे बढ़ता जाएगा। तो अगर पी पर एक्सटेंड कर रहे हैं तो मतलब उसको ऑपोजिट साइड पर कर रहे हैं, तो एक्स वाई इज एक्सटेंडेड टू पॉइंट पी। तो ये हमारी क्वेश्चन में ही है, कंस्ट्रक्शन नहीं है। बात समझ में आ गई? एक्स वाई इज एक्सटेंडेड टू पॉइंट पी, ड्रॉ फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन। आपने फिगर ड्रॉ कर ली। अच्छा, अगर एक्स वाई को एक्सटेंड किया है तो एक्स वाई पी के बारे में क्या बता सकते हो? क्या है ये? स्ट्रेट लाइन। तो यहां तक मुझे समझ में आ रहा है कि मैं इस एंगल को भी निकाल सकती हूँ। कैसे? ये वाला एंगल लीनियर पेयर से, मतलब जो भी मेजर आएगा आई कैन फाइंड दैट एंगल। ठीक है, अब देखेंगे उसने लिखा है ड्रॉ फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन इफ वाई क्यू। वाई आ गया ना, वाई से कुछ लाइन स्टार्ट की है क्यू, बाइसेक्ट्स एंगल जेड वाई पी। तो वाई से हमने एक बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया है ना। एंगल बाइसेक्टर क्या होता है? बाइसेक्ट करना मतलब किसी चीज को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। काट देना तो ऑब्वियसली है, बट टू इक्वल पार्ट्स में किसी भी चीज को, लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहे हो, बाइसेक्ट करते हो, मतलब दो हिस्से कर दिए, दो इक्वल हिस्से किए हम। ठीक है, इफ रे बाय ओ क्यू, यहां पे मैं बाय क्यू, सॉरी, ये बाय क्यू लिख दिया, बाइसेक्ट्स एंगल जेड वाई पी, फाइंड एंगल एक्स वाई क्यू, ये वाला एंगल भी निकालना है, और रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी, क्यू वाई पी का रिफ्लेक्स भी निकालना है। तो गिवन में समझ में आ रहा है तो लिख दो, एंगल एक्स वाई जेड इज 64 डिग्रीज, एक्स वाई इज प्रोड्यूस टू पॉइंट पी। ठीक है, और मैंने लिख दिया वाई क्यू बाइसेक्ट्स एंगल जेड वाई पी। ठीक है, अब ड्रॉ फिगर थोड़ी ना लिखेंगे गिवन में, राइट? वो तो हमने ड्रॉ किया, वो हमारे मार्क्स हैं एक तरह से। टू प्रूव या टू फाइंड, जब आपको मेजर निकालना हो तो टू फाइंड, अगर प्रूव करना है तो टू प्रूव, टू फाइंड। लिखा हुआ है एंगल जेड एक्स वाई क्यू, सॉरी, एंगल एक्स वाई क्यू एंड रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी, ये फाइंड करना है। हाँ जी, क्या करोगे सबसे पहले? अगर एक्स वाई क्यू निकालना है मतलब ये एंगल निकालने को कहा है। समझ में आ गया? एक्स वाई क्यू का मतलब है ये एंगल निकालने को कहा है। ठीक है, और ये वाला एंगल मतलब वाई क्यू जो है वो बाइसेक्टर है। सो इफ आई फाइंड द कंप्लीट एंगल, मुझे लीनियर पेयर का दूसरा हिस्सा मिल जाए, मतलब मैं लिख रही हूं एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल पी वाई जेड इज इक्वल टू 180, क्योंकि क्या है ये लीनियर पेयर। पी वाई जेड की जगह जेड वाई पी लिख लेते हैं क्योंकि वही लिखा हुआ है यहाँ। ठीक है, तो यहां से एंगल जेड वाई पी विल बी 180 माइनस 64। समझ में आ गया? फिर मैंने इन दोनों एंगल्स के हाफ हाफ निकाल लिए। ये पूरा एंगल निकाला मैंने, ये पूरा एंगल जो था दिस इज 116 डिग्रीज, तो इसका हाफ हो गया, यहां पर भी हाफ हो गया। ठीक है, हाफ ऑफ 116 डिग्रीज कितना हुआ? 58 डिग्रीज। समझ में आ गया? अब मुझे निकालना है एंगल एक्स वाई क्यू। कैसे निकालोगे? एक्स वाई क्यू, ये एक्स है,
यहां से y और q कैसे निकालेंगे हम ये एंगल? एक्स वाई जेड प्लस जेड बाई क्यू। एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल जेड बाई क्यू। एक्स वाई जेड कितना है? 64 डिग्री। जेड बाई क्यू कितना है? 58 डिग्री। इनको ऐड किया, 122 डिग्री। मैंने वहां पे हाफ की है। क्योंकि बाइसेक्टर दिया हुआ है, ये बाइसेक्टर है तो मैंने दो हिस्से निकाल दिए। फिर मुझे जो निकालने को कहा गया है एक्स वाई क्यू, उसको बना कैसे है? एक्स वाई जेड की तो वैल्यू मेरे पास 64 डिग्री है, तो बाकी वाई क्यू ये वाला पोर्शन है जो पूरे एंगल का हाफ है। ठीक है, आपको कुछ ऐसे दिया हुआ एंगल, ये दे दिया एक्स, ये दे दिया वाई, ये दे दिया पी, दिस इज 64। नाउ यू फाइंड दिस कंप्लीट एंगल, ये तुम्हारा 1600, 116। उसके बाद तुमने कहा कि इस एंगल को बाइसेक्ट कर दिया। अब तुम इस वाले एंगल के वैल्यू बताओ, तो तुम यहां से आधा हिस्सा उठा लोगे इसका, वही किया। ठीक है, सो नाउ वी हैव एंगल एक्स वाई क्यू एज 122 डिग्रीज। अब निकालो रिफ्लेक्स ऑफ एंगल क्यू वाई पी इज इक्वल टू 360 माइनस क्यू वाई पी। क्यू वाई पी की वैल्यू निकाली हुई है आपने, 58, सो इट विल बी 302 डिग्री। ठीक है, रिफ्लेक्स करना है तो वो एंगल 360 से माइनस कर दो। हम रिफ्लेक्स कैसे होता है? क्या चीज है? ये है ना एंगल, तो ये वाला, उस एंगल को छोड़ के कंप्लीट एंगल में से वो एंगल माइनस कर दिया। मतलब अगर आपको ये एंगल दिया हुआ है रिफ्लेक्स निकालने का, इस एंगल का रिफ्लेक्स मतलब ये चीज निकाल, तो ये आपको दी हुई है 58 डिग्रीज, तो आपने कहा रिफ्लेक्स बना है इसका 302 डिग्री। इतना क्लियर हो गया सबको? कोई कंफ्यूजन है यहाँ तक? ठीक है, चलो आज इतना ही करवाऊंगी मैं। कल आपका टेस्ट है, प्लीज बी ऑन टाइम। ठीक है, और पूरा टेस्ट करना है और अच्छे मार्क्स लेने हैं। सारे फॉर्मूलाज वगैरह सब याद करके आना, मुश्किल नहीं होगा, जो क्लास में क्वेश्चंस करवाए हैं उसी में से क्वेश्चंस। हाँ,